नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डायमंड अकेडमी पर। आज हम रेलवे एग्जाम्स की अपनी फिजिक्स सीरीज के सेट नंबर 6 पर आ गए हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पृथ्वी पर दाब की इकाई क्या होती है? ये देखिए 2022 में पूछा गया। इसकी भाषा ही थोड़ी अलग कर दी है। पृथ्वी पर दाब की, जिस पर अपन को मालूम है दाब की इकाई पास्कल होती है। दोस्तों, इसका उत्तर सी हो जाएगा। दाब की इकाई पास्कल होती है और यह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। न्यूटन मालूम है, जो कि बल का मात्रक है। वह मीटर स्क्वायर अपन को मालूम है दोस्तों, क्षेत्रफल का मात्रा है। इस प्रकार से न्यूटन पर क्षेत्रफल इसका मतलब है कि किसी क्षेत्रफल पर कितना बल लग रहा है, वही पास्कल है दोस्तों। इसमें अगर 1 न्यूटन बल लगाएं, इकाई क्षेत्रफल बल लगाएं, तो वह 1 पास्कल के बराबर होता है दोस्तों। इस तरीके से ये हमारा हो गया। और एक वायुमंडलीय दाब भी दोस्तों, एक वायुमंडलीय दाब 1.013 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिफ्ट में ऊपर जाते समय व्यक्ति पर एपरेंट वेट क्या होता है? मतलब पृथ्वी पर व्यक्ति का आभासी भार क्या होता है, यह बताना है दोस्तों। तो एक दिन हमने पहले ही बताया था आपको कि जब ऊपर की ओर जाते हैं तो mg + ma जुड़ता है, अर्थात व्यक्ति का आभासी बल अधिक हो जाता है। इसको एक अच्छे से उदाहरण से और देख लेते हैं दोस्तों। मैं इसको एक उदाहरण से समझा देता हूँ, जो को कभी नहीं भूलेगा। यदि मान लीजिए आप इधर खड़े हैं, ये आप खड़े हैं, आपका दोस्त इधर खड़ा है, ये आपको एक रस्सी के द्वारा 5 न्यूटन के बल से खींच रहा है, तो इस समय आप पर भी 5 न्यूटन का बल लगेगा। ये वो mg पृथ्वी जो कि अपन को खींच रही है, वो mg है, न्यूटन है। यदि इसी दिशा में एक न्यूटन का बल अपना कोई और दोस्त, उसका नाम यही ले लेते हैं, जो अपन पर पीछे से लगाता है, इसी दिशा में, जिस दिशा में आपका दोस्त यहाँ आपको खींच रहा था, तो आप देखेंगे कि आप पर जो परिणामी बल लगेगा वो इसको एक घटाना पड़ेगा 5 में से, तो आप पर टोटल 4 लगेगा। इसी प्रकार से जब अपन देखते हैं कि जब लिफ्ट के अंदर व्यक्ति में mg बल लगता है और लिफ्ट के द्वारा, जो कि गुरुत्वाकर्षण के लिफ्ट के द्वारा त्वरण जनरेट हो रही, जो कि m हुई होती है। m से जब त्वरण जनरेट होती है लिफ्ट चलने पर, तो एक बल लगता है, इसको हम कहते हैं। ये भी सेम ही दिशा में है, तो इस वजह से जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो घटाते हैं इस वाले बल को, और जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो इस बल को जोड़ देते हैं। तो इसमें अपने उत्तर क्वेश्चन में देख लेते हैं। लिफ्ट को ऊपर की ओर जा रही थी, ये बताया गया था, तो इस वजह से आभासी बल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके वेलोसिटी पृथ्वी पर किस पर निर्भर नहीं करती? पृथ्वी पर कोई वेलोसिटी किस चीज पर निर्भर नहीं करती, इस चीज को अपन को बताना है दोस्तों। तो इसके लिए अपन को बस एक ही चीज चाहिए। इसके लिए अपन को एक चीज चाहिए, प्लाइन वेव, जिसको भी से अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बराबर होता है 2g और m और यहाँ पर re। तो यहाँ पर e है, मतलब पृथ्वी के बारे में बताया कि पृथ्वी का प्लाइन वेग, g सर्वत्र गुरुत्वांक है जिसका मालूम, और m पृथ्वी का द्रव्यमान है, और r पृथ्वी की e मतलब त्रिज्या है। तो अपन देख रहे हैं कि पृथ्वी पर प्लाइन वेग g पर सर्वत्र गुरुत्वाकर्षण पर गुरुत्वांक का सर्वत्र नियतांक को गुरुत्व नियतांक पर
निर्भर करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। तीन चीज़ों पर तो निर्भर करता है, लेकिन अपने क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखते हैं। पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो अपन ने देखा तो करता है। पृथ्वी की रेडियस पर, त्रिज्या पर भी निर्भर करता है, और जी कांस्टेंट पर भी निर्भर करता है। अपन पहले देख चुके हैं, देख लिया है। लेकिन पृथ्वी के मास पर निर्भर करता है। सो दोस्तों, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत है। और एक और बात कि पृथ्वी पर वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है दोस्तों, यह भी याद रखें। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और इसी प्रकार से चंद्रमा के बारे में भी, उसकी वेलोसिटी 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, यह भी याद रखें। और इसी चंद्रमा की कम वेलोसिटी के कारण ही चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर नहीं है, वायुमंडल नहीं है, इसका भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। लॉ ऑफ फ्लुक्चुएशन क्या बताता है? अपन फ्लुक्चुएशन मतलब अपन को उत्प्लावन बल के बारे में पूछा गया दोस्तों, इसके बारे में बताया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। किसी वस्तु का वजन विस्थापित द्रव्यमान के बराबर होता है। देखते हैं, वस्तु का वजन विस्थापित द्रव्यमान से अधिक होता है, ये गलत है। वस्तु का डूब जाती है, इसका मतलब कोई संबंध नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। किसी वस्तु का वजन उसके विस्थापित द्रव्यमान के बराबर होता है, यह लॉ ऑफ फ्लुक्चुएशन होता है। ये नियम अपन को आर्किमिडीज ने दिया था दोस्तों। और इस नियम में बताया था कि अगर वस्तु द्वारा हटाए गए जल का द्रव्यमान वस्तु के द्रव्यमान, आर्किमिडीज ने बताया था दोस्तों कि वस्तु द्वारा हटाए गए जल का द्रव्यमान उसके वस्तु के द्रव्यमान के बराबर होता है, तो वो तैरती है। अगर वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होता है हटाए गए बल से, तो वो डूब जाती है। सरकार से आर्किमिडीज द्वारा बताया गया। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विस्थापित द्रव्यमान के बराबर होता है तो वस्तु तैरती है, आर्किमिडीज द्वारा बताया। नेक्स्ट की चलते, बर्नौलीज थ्योरम में वेलोसिटी बढ़ाने पर प्रेशर में क्या होगा? बर्नौली की प्रमेय है, उसमें अगर अपन वेग बढ़ा देते हैं तो प्रेशर पर क्या अंतर पड़ेगा, यह देखना है दोस्तों। बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए अपन को दोस्तों बर्नौली का थ्योरम थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। बर्नौली का थ्योरम कहता है कि जब कोई भी गति धारा रेखीय गति करती है, गति के अंतर्गत गति करती है, और धारा रेखीय गति वह है जब किसी भी स्थान पर सभी कण एक ही दिशा में जाए। मान लीजिए यह किसी भी उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यहाँ से निकलने वाली सभी कण यहाँ से होकर सीधे ही गति करें। इस तरीके से इस साइड सभी साइड न मुड़े तो यह धारा रेखीय गति नहीं होगी। फिर इस गति को अपन विक्षोभ गति कहेंगे। धारा गति की गति होगी जब सीधे चले। तो इस गति के अंतर्गत जब कोई द्रव गति करता है तो जैसे अपन ने मान लिया एक ट्यूब है, इसमें कोई द्रव गति कर रहा है, तो किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए इस पॉइंट पर प्रेशर P तो बर्नौली भाई साहब ने बताया था कि इस पॉइंट पर प्रेशर जितना होगा, इस किसी पॉइंट पर द्रव की अपन को गतिज जो कि mv² होती है प्लस द्रव की स्थितिज जो कि mgh होती है, इनका यह स्थिर रहता, मतलब यह घटता बढ़ता नहीं है सभी पॉइंटों पर। तो अपन इसमें देखेंगे अगर प्रेशर कम होगा, प्रेशर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कम होगा, तो अपन को देखना है कि वेलोसिटी के बारे में पूछा गया है, तो अपन को स्थिर रखना है। तो कहाँ पर आ गए अपन, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था टेक्निकल,
वाले में देख रहे थे कि क्वेश्चन को एक बार और देख ही लेते हैं। वेलोसिटी बढ़ाने पर प्रेशर का क्या हुआ, अपन उल्टा ही एक्सप्लेन कर रहे थे। तो इस किसी भी ट्यूब में अगर वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो पी अपन ने देखा था ऑन एम वी का स्क्वायर और एम जी एच, इनका योग है ना स्थिर रहता है। मतलब इनका अगर 5 आएगा तो 5 ही आएगा, तो इनका स्थिर रहता है। अपन देख रहे हैं कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो प्रेशर घट जाएगा। यही इसका उत्तर होगा दोस्तों। कहाँ गया तो घटेगा द्रव की गति बढ़ाने पर दाब कम हो जाता है। वेलोसिटी घटेगा, द्रव की गति पर दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। यंग मॉड्यूल्स किस वस्तु की माप करता है, किस प्रकार की वस्तु को यंग प्रत्यास्थांक क्या बोलते हैं इसको दोस्तों। यंग का प्रत्यास्था गुणांक है। यंग मॉड्यूल वस्तु की किस चीज के बारे में बताता है, तो यह लोच के बारे में बताता है, प्रत्यास्था के बारे में बताता है दोस्तों। इसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं कि कौन सी वस्तु कितनी इलेक्ट्रिसिटी है उसको बताता है अपना ये यंग मॉड्यूल्स। कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा, लोच को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब थ्रस्ट उस वस्तु में सबसे अधिक होता है, उत्प्लावन किस वस्तु में सबसे अधिक होगा। वस्तु हवा में हो तो हवा में होगी तो दोस्तों तो अपन को मालूम है कि जब उत्प्लावन बल हवा से ज़्यादा होता है, तो द्रव में होगी तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। वस्तु पानी में पूरी तरह डूबी हो, वस्तु जमीन पर हो तो ये सॉलिड का तो गुण ही नहीं है जी उत्प्लावन। किसी वस्तु अलग वस्तु में हो, वस्तु अलग वस्तु में, इसका मतलब पर वस्तु पानी में अगर पूरी तरह डूबी होगी तो वह ऊपर आने का प्रयास करेगी। जैसे अपन देखते हैं कि अपन लकड़ी को नीचे छोड़ देते हैं तो वह अपने आप ही ऊपर आ जाती है। इस प्रकार से इसका उत्तर भी हो जाएगा। ये भी वस्तु विस्थापित द्रव के वजन के बराबर होता है थ्रस्ट उत्प्लावन। कार्बोमेटिक्स का अपन पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। प्रेशर की एसआई इकाई पास्कल किसका है, किसके बराबर है, इसको बताना है दोस्तों। अजीब अटपटी सी भाषा में दिया रहता है एग्जाम से, इसमें अपन फंस जाते हैं, लेकिन अपन को बहुत ही काम रखी क्वेश्चन पढ़ना है। प्रेशर की एसआई इकाई पास्कल किसके बराबर है, तो अपन पहले भी देख चुके हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है पास्कल, चुके थे पहले भी, अपन इसको एक्सप्लेन किया था अच्छे से। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है पास्कल। वस्तु का घनत्व क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, यह अपन को देखना है दोस्तों। तो अपन जानते हैं कि द्रव्यमान और अपन आयतन बराबर घनत्व होता है, तो इसका उत्तर ही हो जाएगा। अपन इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं पढ़ने में, लेकिन अपन को द्रव्यमान का याद रखना है। द्रव्यमान अपन आयतन में होता है, वस्तु का घनत्व वस्तु का द्रव्यमान उसके आयतन से पर प्रति इकाई आयतन से मिलता है, अपन कह सकते हैं। गुरुत्व क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच कार्य करता है। गुरुत्व क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण बल की अजीब सी भाषा लिखी है, पूछा है गुरुत्वाकर्षण किसके बल कार्य करते हैं, तो पूछा गया है। तो दो द्रव्यमानों के बीच, द्रव्यमान दूरी के बीच, दो वेगों के बीच तो कार्य नहीं करता, अपन को मालूम है। दो बलों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता, तो एलिमिनेशन मेथड से हो जाएंगे दोस्तों। अपन यहाँ पर फंस सकते हैं क्योंकि अपन को मालूम है जो गुरुत्वाकर्षण बल है दोनों द्रव्यमान के गुणनफल और उनकी दूरी के स्क्वायर के बराबर होता है, तो अपन इसको सही कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच कार्य करता है, तो वह इसके बराबर होता जरूर है, दूरी के आर स्क्वायर, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता जरूर है, लेकिन वह कार्य दो द्रव्यमानों के बीच में करता है। जो किसी वस्तु में द्रव्यमान हो तभी गुरुत्वाकर्षण बल करेगा, काम करेगा। इस प्रकार से दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल करता है, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है,
इसमें कार का फॉर्मूला पूछा गया। तो अपन पहले भी प्रीवियस क्लासों में देख चुके हैं कि बल लगाया जाए और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाए, विस्थापन हो जाए, तो वह कार्य होता है। अपन पहले भी देख चुके हैं, बल इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है अपना वर्क का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैपिलैरिटी में लिक्विड का ऊपर उठना किससे होता है? कैपिलैरिटी मतलब किस तत्व में, किस नली में लिक्विड मतलब द्रव ऊपर क्यों उठता है, यह पूछा गया है दोस्तों। तो केवल कोहेसिव फोर्स मतलब केवल संसंजक बल के, केवल एडहेसिव फोर्स मतलब संसंजक बल के, ये दोनों ही अंतराण्विक बल हैं और दोनों कोहेसिव एडहेसिव फोर्स और सरफेस टेंशन नहीं। तो इसमें सबसे अच्छा उत्तर देखना दोस्तों, तो इसका उत्तर दोनों होगा। जैसा कि अपन को मालूम ही है कि जैसे कोई ट्यूब है, ट्यूब अपन मान लेंगे ये ट्यूब है, इसमें अपन ने पानी भर दिया तो ये बहुत ही पतला है, तो इसमें किस तत्व का गुण पाया जाएगा? यहाँ पर इसको यहाँ तक आना चाहिए, लेकिन यही ट्यूब यहाँ तक ऊपर तक हो जाता है। इसका वजह यह है कि जो यहाँ पर वाटर के H2O और H2O के मध्य जो संसंजक बल है वो इसकी कांच की दीवार और पानी के बीच लगने वाले संसंजक बल से कम है वाला H2 के बीच। तो इस वजह से ते ऊपर उठेगा, यहाँ तक जाएगा और इस तरीके से जाता है। तो इसमें तीन चीजें काम करती हैं दोस्तों दोनों। एक तो अगर पानी के दो अणुओं के बीच का संसंजक बल बहुत अधिक होता तो ये ऊपर नहीं जा पाता। वो अगर इस कांच के अणुओं का और पानी के अणुओं के बीच का असंजक बल अधिक नहीं होता तो ही ये ऊपर नहीं आता। और एक और वजह होती है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण भी द्रव्य सिकुड़ने का प्रयास करता है। सबसे कम से ऊपर वाला जो कण होते हैं उससे सिकुड़ने का, तो जिससे सबसे कम क्षेत्रफल गया। थे तीन चीजें इसमें काम आती हैं, संसंजक, असंजक और पृष्ठ तनाव। तो इसमें उत्तर में अपन को देखना है सबसे अच्छा उत्तर। इसमें सरफेस टेंशन नहीं है, उत्तर गलत हो जाएगा। दोनों सही है, अगर इसमें सरफेस टेंशन ऐड भी कर देते तो ये फिर भी सही रहता। तो इस प्रकार से इसका उत्तर देख सकते हैं, कोहेसिव और एडहेसिव दोनों बल होंगे, दोनों के कारण होता है। वेलोसिटी का ऐसा ही मात्रक अपन को मालूम, बहुत पहले से पढ़ा, मीटर पर सेकेंड को मालूम कि वेलोसिटी है विस्थापन की दर होती है दोस्तों। पहले भी अपन देख चुके कई बार, प्रीवियस स्टार्टिंग क्लासेस से ही देखते आए। मीटर पर सेकेंड वर्क पावर का ऐसा ही मात्रक, देखिए दोस्तों वर्क पावर पूछ लिया, शक्ति वर्क का पूछता अपन को तो अपन को आइडिया हो जाता है इसका सही मात्रक क्या है, वाट है। लेकिन इसमें वर्क भी लगा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अपन को वर्क पावर का सही मात्रक याद रखना कि वाट है शक्ति का। वस्तुओं के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कब सबसे मजबूत होता है? अंतःआण्विक बल सबसे अधिक कम होता है कौन सी अवस्था में? जब कोई वस्तु होती है गैस में, द्रव में, ठोस में, प्लाज्मा में। तो देख लेते हैं। अपन को मालूम है कि ठोस में अणु अपने स्थान पर वाइब्रेट करते हैं। ये किसी जिस अपन पात्र में रखेंगे उसका वजन उसका आकार ठोस नहीं लेते, द्रव्य और गैसें ले लेती हैं। इसका कारण है उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अंतःआण्विक बल कम होने की वजह से ले लेती है। लेकिन फोर्स द्रव ठोस में अंतःआण्विक बल बहुत अधिक होने के कारण यह अपना एक निश्चित आकार रखते हैं। इसी की वजह से इनके अणु अपने स्थान पर मात्र वाइब्रेट कर सकते हैं दोस्तों। इसका उत्तर इस प्रकार से सी हो जाएगा। प्लाज्मा तो चौथी अवस्था है, गैस के बाद यह तो संभव ही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, वस्तु के इलास्टिक लिमिट के भीतर व्यवहार कैसा होता है? प्रत्यास्थ सीमा के अंदर वस्तु का व्यवहार कैसा होता है दोस्तों? तो अपन को मालूम है दोस्तों, जब अपन किसी रबड़ को खींचते हैं, छोड़ देते हैं, तो वह अपने पुनः आकार में वापस आ जाती है। इसी प्रकार से अपन जब किसी स्प्रिंग को, पेन की स्प्रिंग को दबाते हैं तो वह छोटी हो जाती है, छोड़ते हैं तो फिर बड़े आकार ले लेती है।
तो यह किस मोड की वजह से ऐसा होता है दोस्तों, यह बताना है। इलास्टिक सीमा के भीतर अगर एक लिमिट से अपन ज़्यादा खींच देंगे तो रबर को, तो फिर वो वापस नहीं आएगी, तो फिर वो प्लास्टिक वस्तु कहलाएगी दोस्तों, वो उससे इलास्टिक वस्तु नहीं कहलाएगी। इलास्टिक वस्तु वही है जो उसमें इलास्टिसिटी का गुण हो, मतलब वो दोबारा अपना शेप ले ली जो उसका प्रारंभिक था। तो यही पूछा गया कि इलास्टिक सीमा के अंदर भीतर व्यवहार कैसा होता है वस्तु का। तो इसका सिंपल से होता है कि अस्थायी विकृति होती है। पहले एक बार विकृति अपन ने की, दोबारा अपन ने जब बल हटा दिया तो दोबारा वस्तु उसी शेप में चली गई, तो अस्थायी विकृति बोलिए दोस्तों इसको। यह इतना ही सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। इसी रिलेटेड अपन ने यंग अभी गुणांक देखा था। और ये हुक्का नियम भी प्लास्टिसिटी के अंदर होता है दोस्तों कि जितना बल लगेगा, जितना अपन बल लगाएंगे उतनी ही अधिक वस्तु विकृत होगी। ये हुक्का नियम है, यह भी इस रिलेटेड टॉपिक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थायी विकृति तो अपन देख लिया, समझ भी लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का अक्षर से दर्शाते हैं, किस अक्षर से दर्शाते हैं? बहुत ही सिंपल है, जी से दर्शाते हैं दोस्तों, छोटी जी से दर्शाएंगे इसको। जो स्थिरांक है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, और भी होगा उत्तर। गुरुत्वाकर्षण छोटे जी से दर्शाते हैं, मेरे को मालूम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु का मोमेंटम, रिपीटेड क्वेश्चन है। मोमेंटम होता है दोस्तों, मोमेंटम पूछा गया तो मास इंटू वेलोसिटी होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है मोमेंटम, अर्थात संवेग बराबर। दोस्तों पहले भी देख चुके हैं अपन को, और ये है सही उत्तर। लास्ट क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? 1/12 mv², 1/2 mv², mv अपन देख चुके हैं अभी। mv का इधर देख चुके हैं पहले क्वेश्चन में, mv अपन देख चुके हैं। इसमें मोमेंटम संवेग में तो ये तो हो नहीं सकता। और mgh पहले बता चुका मैं कि पोटेंशियल एनर्जी स्थिर छूट जाए। और ad है जी बल है, कार्य है दोस्तों, बल नहीं है, पर स्टैंड कार्य है। इसका यही उत्तर है mv² में। ये भी के इसके ऊपर जाना था, मिस्टेक हो गया सर, हो जाएगा ये, इसका आंसर हो जाएगा ये 1/2 mv² दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों आज हमने अपनी इसका सेट नंबर 6 लगा लिया है, और आगे भी अपन ऐसे ही सीरीज आगे रखेंगे दोस्तों। हमारे चैनल की यूट्यूब में इंगेजमेंट बढ़े, इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अच्छा करें नीचे, ताकि हमारे चैनल की इंगेजमेंट बढ़े। इस लेक्चर को अटेम्प्ट करने के लिए सभी दोस्तों का धन्यवाद।